मेरा नाम विशेष गुप्ता है और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल एजुकेशन हब पर। तो गाइस आज हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में। तो गाइस पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो गाइस प्राचीन भारत के इतिहास को हमने मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। पाषाण युग में मुख्यतः हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था पुरापाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा था नवपाषाण काल। इसी तरह हमने आद्यऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल के बारे में बात करी थी। गाइस हमने ऐतिहासिक काल में 600 ईसा पूर्वी के 16 महाजनपद और तथा 600 ईसा पूर्वी के धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने मुख्यतः बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करी थी। तो गाइस आज हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में, जिसे हम मगध के उत्कर्ष को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है पूर्व मौर्य काल, दूसरा है मौर्य काल और तीसरा है मौर्योत्तर काल। तो गाइस ये पूरा सिलेबस है जिसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास में डिस्कस करना है। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में। तो गाइस मगध के बारे में हमने 600 ईसा पूर्वी के 16 महाजनपद में पढ़ा था। हमने बात करी थी उसमें कि मगध की 3 राजधानी थी, जिसमें पहली थी राजगिरी, दूसरी थी पाटलिपुत्र और तीसरी थी वैशाली। तो गाइस मगध का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ, मगध जो महाजनपद है उसका जो उत्कर्ष, उसका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार हुआ, कौन कौन से राजा है तथा उस राजा ने अपने कार्यों से किस प्रकार उस मगध के उत्कर्ष में योगदान दिया। तो गाइस हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो गाइस मगध के उत्कर्ष को हमने मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है पूर्व मौर्य काल, दूसरा है मौर्य काल और तीसरा है मौर्योत्तर काल। तो गाइस हम पूर्व मौर्य काल में मुख्यतः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, और तथा इस काल में 2 विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें पहला था ईरानी आक्रमण और दूसरा था यूनानी आक्रमण। इसी प्रकार हम मौर्य काल में मुख्यतः मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस ये मौर्य वंश है नहीं है, मौर्य काल है ये। इसी प्रकार हम मौर्योत्तर काल में शुगवंश, कर्णम वंश, आंध्र या सप्तवाहन वंश और तथा इस काल में मुख्यतः 3 विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें पहला है हिंद यूनानी आक्रमण, दूसरा है सीथेन या शकों का आक्रमण और तीसरा है कुषाणों का आक्रमण। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पूर्व मौर्य काल रहेगा, जिसमें हम तीनों वंशों के बारे में बात करेंगे तथा 2 विदेशी आक्रमण के बारे में बात। तो गाइस हम पूर्व मौर्य वंश से शुरुआत करेंगे। तो पूर्व मौर्य वंश का पहला वंश था हर्यक वंश, जिन्हें हम हर्षक वंश के नाम से भी जानते हैं। इसके समय अवधि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक थी, और हर्षक वंश या हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में हम बिंबिसार को जानते हैं। बिंबिसार की समय अवधि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक की है। इन्होंने मगध की राजधानी राजगृह बनाई थी अपने समय की, और ये मुख्यतः गौतम बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। इन्होंने मुख्यतः अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया, और तथा उस समय अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी। इनका विवाह कौशल महाजनपद के राजा प्रसेनजित की बहन कौशल देवी के साथ हुआ था, और तथा प्रसेनजित ने इन्हें दहेज में काशी दिया था। इनकी दूसरी पत्नी का नाम चेलना था। इनके राज्य दरबार में एक राज वैद्य थे जिनका नाम जीवक था। जब अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत पीलिया रोग से पीड़ित थे, तो बिंबिसार ने ही अपने राजवैद्य जीवक को बेचकर चंद्र प्रद्योत की सहायता करी थी। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था, और इसके पुत्र ने ही बिंबिसार की हत्या कर दी। इसलिए इस वंश को हम प्रत्यहर्तक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस
अजातशत्रु की समय अवधि 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो गाइस ये 460 है। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तथा अजातशत्रु ने ही गौतम बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इसी प्रकार 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध तथा जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी की मृत्यु दोनों अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गाइस इसने वज्जी पर आक्रमण कर कर उसे मगध में मिला लिया था। तो गाइस ये वज्जी भी एक महाजनपद था। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, वो अजातशत्रु के द्वारा कराई गई थी तथा इस प्रथम बौद्ध महासंगति में 2 पिटक जोड़े गए थे। तो गाइस इसके द्वारा ही 2 हथियारों महाशिला कंटक तथा रथ मूसल का प्रयोग पहली बार युद्ध में किया गया था। तो गाइस इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने करी थी। तो गाइस इसके पुत्र अब राजा बनता है और इसकी समय अवधि मुख्यतः 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक की रहती है। यह गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना करता है। तो गाइस जो पाटलिपुत्र है इसे हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं तथा अपनी राजधानी का स्थानांतरण करता है। यह अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र की तरफ स्थानांतरित कर देता है और जो उसका पुत्र होता है, तो गाइस इसका जो वंश होता है वो मुख्यतः अनिरुद्ध, जो उसका उत्तराधिकारी होता है वो अनिरुद्ध होता है और अनिरुद्ध का पुत्र होता है मुंडक। उसी प्रकार मुंडक का पुत्र होता है नागदशक, जो कि अंतिम राजा होता है। नागदशक के जो महामात्य होता है शिशुनाग, वो शिशुनाग दशक की हत्या कर कर एक नए वंश की नींव डालता है जिसे हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे एक नए वंश शिशुनाग वंश के बारे में, जिसकी समय अवधि 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक की रही है। इसके संस्थापक थे शिशुनाग, जिसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर कर एक नए वंश की स्थापना करी। तो गाइस इसने ही अवंती महाजनपद पर आक्रमण कर कर प्रघोत वंश का अंत किया था। तो गाइस उस समय जो प्रघोत वंश के संस्थापक तथा उस समय के समकालीन जो राजा थे वो चंद्र प्रद्योत थे। तो गाइस शिशुनाग ने ही पाटलिपुत्र से राजधानी का स्थानांतरण करके विशाली करा और इसके पुत्र का नाम था कालाशोक, जिसे हम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। 383 ईसा पूर्व में कालाशोक ने ही द्वितीय बौद्ध महासंगति का आयोजन कराया था। जो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था, जिसके सचिव महापद्म नंद ने ही इसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना करी मगध में, जो नंद वंश के नाम से जाना जाता है। तो गाइस अब हम एक नए वंश नंद वंश के बारे में बात करेंगे, जिसकी समय अवधि 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक की है। इसके फाउंडर, इसके संस्थापक महापद्म नंद थे, जिसके 8 पुत्र थे, जिसमें कि सबसे महान तथा सबसे जो अंतिम जो शासक था वो उसका पुत्र धनानंद था। और धनानंद एकमात्र शासक था जिसने पूरे मगध के सारे राजाओं में एक स्थायी सेना रखी थी। 326 ईसा पूर्व में इसके समय पर ही सिकंदर का आक्रमण होता है, जो कि एक यूनानी आक्रमण था। तो गाइस जो ये धनानंद है ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मारा जाता है और उसकी इस कार्य में चाणक्य सहायता करता है। तो गाइस अब हम बात करेंगे विदेशी आक्रमण के बारे में, फॉरेन इन्वेजन के बारे में। तो गाइस भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानी आक्रमण था, पर्शियन इन्वेजन था। वो 518 ईसा पूर्व में फारस के शासक, जो कि हकामनी वंश का था, साइरस,
जो कि भारत उपमहाद्वीप महाद्वीप पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी था। इसी प्रकार जो उसका पुत्र था दारा प्रथम, वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। तो गाइस इस तरह बोल सकते हैं। तो गाइस ये भारत उपमहाद्वीप है और ये भारत है। तो भारत के साथ साथ कुछ अन्य देश भी होते हैं जो भारत के आसपास होते हैं, तो उन्हें सभी को मिलाकर भारत, ये भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। जबकि केवल भारत केवल एक लिमिटेड एरिया है जिसकी भूमि सारी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, ठीक है। तो गाइस जो हमें ये जानकारी मिली है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी दारा प्रथम था, तो हमें यह जानकारी बेहिस्तून अभिलेख से मिली है। और दारा के आक्रमण करने के पश्चात ही भारत में पहली बार हिंद फारसी व्यापार की शुरुआत हुई और इस युग में खरोष्ठी लिपि की शुरुआत हुई थी, जो मुख्यतः दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इस समय का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख, जिसमें जो लिपि प्रयोग हुई है वो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। और यह जो अभिलेख प्राप्त हुआ है मुख्यतः फारस से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार भारत में होने वाला दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानी आक्रमण था, ग्रीक इन्वेजन था। मकदूनिया के शासक फिलिप के द्वारा, फिलिप का एक पुत्र था अलेक्जेंडर, सिकंदर महान के नाम से जानते हैं जिसे हम। गाइस जो अशोक लिखा है ये गलत लिखा है। तो अशोक ने ईरान के शासक दारा तित्थे को पराजित कर दिया तथा ईरान, काबुल, कंधार और अफगानिस्तान के रास्ते होता हुआ कश्मीर के वितस्ता नदी के किनारे पहुंचता है तथा वहां से आगे बढ़ता हुआ यह गांधार की राजधानी तक्षशिला में आबू नामक शासक को परास्त कर देता है तथा वहां से आगे बढ़ता हुआ यह सिंध पहुंचता है। और सिंध में पौरव वंश के शासक पोरस से इसकी भेंट होती है तथा पोरस इसे युद्ध का आमंत्रण देता है। तो गाइस 326 ईसा पूर्व में वितस्ता का युद्ध होता है अलेक्जेंडर और पोरस के बीच। और वितस्ता नदी को हम यूनानी भाषा में हाई डेस्पिस के नाम से जानते हैं। तो अलेक्जेंडर ने पोरस को परास्त कर दिया, परंतु अलेक्जेंडर ने पोरस को मारा नहीं, क्योंकि यह इसकी बहादुरी तथा सैन्य कौशल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया था। तो गाइस तो ये फिर उसके बाद यह मगध की ओर प्रस्थान करता है, परंतु यह मगध नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसका स्वास्थ्य बीच में ही खराब हो जाता है। और इतिहासकारों के अनुसार बेबीलोन जाकर इसकी मृत्यु मात्र 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में हो जाती है। तो गाइस इसने भारत में 2 नगरों की स्थापना करी थी। पहला था विजयनगर, जिसे हम निकैया के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा था बुकाफेला, जो उसने अपने घोड़े के नाम पर रखा था। तो गाइस यह वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। धन्यवाद।